जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और कल हम लोगों ने दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा था और दक्षिण भारत के इतिहास के बाद हमारे पास जो रह गया था एंशिएंट हिस्ट्री में, या फिर इसको एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के बीच का पोर्शन बोल सकते हो, वो बचा हुआ है राजपूत राजवंश। इसका जो समय काल है वो 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य का जो मतलब समय है उसको हम राजपूत काल के रूप में मतलब देखते हैं। और यही वो समय है जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है और इस्लाम धर्म अपने विस्तार के लिए मतलब कार्य कर रहा होता है, अपने प्रचार प्रसार के लिए मतलब लोगों को प्रेरित कर रहा होता है। आप लोगों को पता होगा कि 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ। उन्होंने 610 ईस्वी में जिस धर्म की स्थापना की उस धर्म का नाम है इस्लाम धर्म। और आगे चल के उनके जो मतलब उत्तराधिकारी कहलाए या जिन्होंने इस्लाम धर्म के प्रसार प्रसार के लिए मतलब कार्य करने की बागडोर जो थामी वो है मतलब खलीफा। और खलीफाओं ने जब इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए मतलब अपने लोगों को तैयार किया तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने युद्ध का रास्ता अपनाया और कुछ लोग ऐसे थे जिनका मतलब मामला ऐसा था कि चलो हम धार्मिक बहस करके या लोगों को मतलब समझा के कि भाई हमारा ये जो धर्म है वो इस प्रकार मतलब बेहतर है दूसरे के कंपैरिजन में, तो हम इस्लाम धर्म की तरफ मतलब लोगों को मोड़ेंगे। तो इसी कड़ी में इंडिया की तरफ रुख करने वाले लोगों में से मतलब कुछ लोग थे, जैसे 711 ईस्वी में आक्रमण करने वाले लोगों में उबैदुल्ला था या फिर बुदैल था, जो 711 में आक्रमण तो किए लेकिन उनके सफल आक्रमण नहीं रहे। 712 ईस्वी में जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति है वो मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया। सिंध के उस समय पर शासक हुआ करते थे, उनका नाम हुआ करता था राजा दाहिर। और जो दाहिर थे वो चच के पुत्र थे, एक हिंदू शासक थे। लेकिन यहाँ पे सफल आक्रमणकारी मतलब कौन हो गए? मोहम्मद बिन कासिम, जिनका 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हुआ सिंध पे। और उन्होंने भारत में पहली बार मतलब जजिया कर की शुरुआत की थी। जजिया कर एक तरीके से उन लोगों पे लगाया जाता था जो इस्लाम धर्म से संबंध नहीं रखते थे या फिर गैर इस्लामिक लोगों से मतलब जो टैक्स लिया जाता था उसको हम जजिया कर मतलब बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। इसके बाद मतलब स्थितियां चेंज हुई और इसके बाद स्थितियां ये चेंज हुई कि यहाँ पे जो एक सत्ता, जो बड़े साम्राज्य की जो संस्था चल रही थी वो था बर्धन वंश। और बर्धन वंश के अंतिम जो शासक थे उनका नाम था हर्षवर्धन। इनकी 647 ईस्वी में मतलब मृत्यु हो जाती है। और फिर भारत के साम्राज्य को संभालने के लिए कोई उचित या योग्य शासक नहीं था। और इस चीज़ का एक तरीके से मतलब फ़ायदा उठाया यहाँ के छोटे छोटे कबीलों ने या छोटे छोटे मतलब राजवंश मतलब जो उभरे, और उन राजवंशों को ही हम राजपूत राजवंश मतलब बोलते हैं। अब यहाँ पे ये बात है कि जो राजपूत राजवंश हैं ये एकदम से मतलब कहाँ से आ गए, तो इनकी उत्पत्ति के संबंध में भी कई एक थ्योरी चलती हैं। उन कई एक थ्योरी में से मतलब एक जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित है। वो थ्योरी है कि राजपूत कोई और नहीं थे। राजपूत मतलब वो जो विदेशी आक्रमणकारी जो पहले आए थे, जो हमें दिखाई पड़ रहा था शकों के रूप में, हूणों के रूप में, या फिर कुषाणों के रूप में, सिथियन या पार्थियन के रूप में जो मतलब दिखाई पड़ रहे थे इंडो ग्रीक शासक, वही सारे के सारे लोग जब मतलब समय समय पे मतलब जैसे कभी वो गुप्तों की वजह से मतलब फिनिश हुए, फिर आगे चल के मतलब ऐसा मामला हुआ कि वो एकदम गुप्त क्या वो लुप्त से हो गए, उनका पता ही नहीं चला कि वो मतलब कहाँ गायब हो गए हैं। लेकिन वो कहीं गए तो थे नहीं, जब यहाँ पे भी आए थे तब भी उनका ऐसा वाला मामला था कि वो यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की संस्कृति में ही रच बस गए। अब उन लोगों की स्थिति क्या हुई कि जब मतलब समय के साथ जब उनको मौका मिला पैर पसारने का, तो वो लोग फिर से मतलब एक अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो वही आगे चल के मतलब ये लोग हैं जो राजपूत कहलाए। ये एक मत है। दूसरा मत है, वो दूसरा मत ये है कि आर्य जो पहले कभी आर्य जो हुआ करते थे, तो जो आर्यों में जो क्षत्रिय वर्ण के जो लोग थे वो लोग मतलब फिर से उभरे और वही लोग हैं जो राजपूत मतलब कहलाए। एक मत ये भी है। एक तीसरा मत है वो चंद्रबरदाई ने मतलब अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में दिया हुआ है। वो ये है कि इनकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। फिर अग्निकुंड के साथ साथ में बोला कि अन्य राजपूत भी हैं जिनकी उत्पत्ति किसी की सूर्य से, किसी की चंद्रमा से, किसी की ऋषियों ने मतलब उत्पत्ति की। तो सूर्यवंशी राजपूत हो गए, चंद्रवंशी राजपूत हो गए, ऋषिवंशी राजपूत हो गए और अग्निवंशी राजपूत हो गए। चार ऐसे कुल मिला के मतलब 36 वंश हैं राजपूतों के। उनमें से
4 वंश हैं जो अग्निवंशी हैं, 10 वंश हैं वो सूर्यवंशी हैं, और 10 वंश हैं जो चंद्रवंशी हैं, और 14 वंश हैं वो ऋषिवंशी हैं। एक ये मत भी है। तो एक मत हो गया कि विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनमें से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। दूसरा मत है कि ये आर्यंस हैं। तीसरी जो उत्पत्ति है वो मतलब अग्निकुंड का सिद्धांत इसको मतलब बोलते हैं, वो हो गया। और चौथा जो एक मत चलता है वो चलता है कि ब्राह्मणों में से इनकी उत्पत्ति हुई है। किस में से? ब्राह्मणों में से उत्पत्ति हुई है। उनमें से सर्वमान्य जो मतलब चलता है वो यही चलता है कि जो शक, हूण, कुषाण, उषाण शायद उनमें से मतलब रहा होगा। तो जो जेम्स स्मिथ और कर्नल टॉड और एक क्या नाम है, अलेक्जेंडर कनिंगम, उनका मतलब मत है कि इनका जो जन्म है या इनकी उत्पत्ति है वो वही लोग हैं जो पहले कभी विदेशी आक्रमणकारी रहे, उनमें से इनकी उत्पत्ति हुई। सत्य क्या है इतना मतलब ज़्यादा इन पर बहस करने की चीज़ें मतलब तो नहीं है, ये इतिहास को जानने वाली चीज़ें हैं। तो इनके सबके ही मत हैं। पेपर में मतलब जिसके मत के हिसाब से पूछा जाए उसके हिसाब से मतलब लगा लेना। चलो देखते हैं भाई इनका मतलब क्या मामला रहा। तो ये तो राजपूतों की उत्पत्ति का मतलब मामला हुआ। लेकिन अब हम फिर दूसरे साइड फिर चलते हैं, जो इस्लाम का मामला रहा। इस्लाम में मैंने तुमसे बोला कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने मतलब भारत पर सफल आक्रमण किया, और सिंध में राजा दाहिर को पराजित करने के बाद उन्होंने मतलब यहाँ की सत्ता को हासिल किया, और फिर यहाँ पे जजिया कर भी लगा दिया उन्होंने गैर इस्लामिक लोगों के लिए। और वो जब गैर इस्लामिक लोग हैं उनके ऊपर मतलब अगर वो ये कर आरोपित कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो बोल रहे हैं कि तुम कौन सा धर्म अपना लो, इस्लाम अपना लो तो तुम इस टैक्स से बच जाओगे, कर से बच जाओगे, जजिया कर मतलब नहीं लगेगा तुम्हारे ऊपर। ये मतलब स्थितियां थी। चलो आगे चल के मतलब मामला हुआ कि एक ये अरबी हैं, ये जो आक्रमण करने वाले लोग मतलब अरबी हैं। तो और अगर कोई पूछे कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ पे हुआ, तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म मतलब मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 ईस्वी में। उसको उस समय को, उस महीने को मतलब हिजरी मतलब उसी समय पे एक संवत मतलब बनाया गया, और उसको हिजरी संवत के नाम से जानते हैं या फिर इस्लामिक संवत के नाम से भी जानते हैं। और ये उनकी जो पवित्र ग्रंथ था वो कुरान है, इस्लाम धर्म से मतलब मामला है वो उसका। और 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका जो दामाद था अली और उनके मतलब शिष्य के बीच मतलब जो झगड़ा था उत्तराधिकार को लेके, वही वो मतलब मामला बनता है। तुमने मतलब सुना होगा कि गुरु या वो मतलब क्या बोलते हैं, उनका शिष्य बनेगा या फिर उनका मतलब दामाद बनेगा, ऐसा करके मतलब दामाद का बच्चा बनेगा। फिर वो मतलब झगड़ा हुआ। फिर वो जो सिया और सुन्नी में जो बंटवारे वाला जो मामला है, कभी इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे तब मतलब देखेंगे। अभी मतलब चीज़ें क्या है, हमें राजपूत काल पढ़ना है। हालांकि चीज़ समझ में आ गई होंगी तुम्हें। तो फिर उनके जो उत्तराधिकारी कहलाए वो उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। क्या? खलीफा। और खलीफाओं का जो मतलब उद्देश्य था वो था धर्म प्रचार प्रसार करना, धर्म को मतलब बढ़ावा देना, धर्म लोगों तक पहुंचे, लोगों तक धर्म की जानकारी मतलब पहुंचे। कौन से धर्म की? इस्लाम धर्म की। और उसी के क्रम में उन्होंने मतलब जो आक्रमण करना या फिर मतलब लोगों तक संगोष्ठियां करना, सभाएं करना, वो सारी की सारी चीज़ें रहीं। और जो मोहम्मद बिन कासिम है उन्हीं में से एक निकला हुआ मतलब व्यक्ति है। ठीक है, इसने सफल आक्रमण किया यहाँ पे। फिर आगे चल के मतलब एक वंश आता है, उस वंश को मतलब बोलते हैं यामिनी वंश के नाम से मतलब जानते हैं, गजनी वंश के नाम से भी मतलब उसको तुम जान सकते हो, या फिर यामिनी वंश के नाम से जानते हो। और उस वंश का जो संस्थापक था, उस वंश का नाम संस्थापक था अलप्तगीन। और अलप्तगीन का जो बेटा था वो दामाद था वो था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का जो पुत्र है वो है तुम्हारा महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी मतलब 998 में शासक बना था गजनी का। और उसके बाद उसने 1000 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया। भारत पे आक्रमण करने का उसका उद्देश्य मतलब यहाँ पे सत्ता स्थापित करना नहीं रहा। उसका यहाँ पे आक्रमण करने का उद्देश्य था यहाँ से लूटपाट करना, यहाँ पे इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। मतलब कैसे भी करके मतलब लोगों में डर फैला के, आतंक फैला के, यहाँ के लोगों को भ्रमित करके, कैसे भी करके मतलब इस्लाम का प्रचार प्रसार हो जाए और यहाँ से धन लूट के गजनी ले जाया जाए, ये उसका उद्देश्य रहा। अब ये उद्देश्य अगर उसका नहीं होता तो वो यहाँ पर शासन स्थापित कर सकता था। उसने जब 1000 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण किया था तो उस समय पे उसने पंजाब पे आक्रमण किया। हिंदूशाही शासक हुआ कर देता जयपाल, तो उन पे मतलब अटैक हुआ और वो जीत भी गए। फिर उन्होंने 1008 में किया, वो मतलब आनंदपाल के खिलाफ किया था, फिर वो भी जीत गए। फिर 1018 में मतलब किया उन्होंने प्रत्यारों के खिलाफ कन्नौज में, फिर भी वो जीत गया। फिर उसने मतलब आक्रमण किया 1020 में मतलब ये तुम्हारा चंदेलों के खिलाफ, उसमें भी मतलब हालांकि विद्याधर शासक था तो उसने सफलतापूर्वक उस विद्रोह को मतलब उस आक्रमण को रोक दिया था, लेकिन किया फिर भी। ठीक है, तो ये आक्रमण हुआ। उसके बाद उन्होंने 1025 में अटैक किया
और 1025 में जो अटैक था उनका वो भीम प्रथम के खिलाफ था गुजरात में, और उन्होंने वहां से सोमनाथ मंदिर को लूटा, और सोमनाथ मंदिर से वो बहुत सारा मतलब धन लेके गए, और इतना धन लेके गया मतलब बोला जाता है कि 70 ऊंट थे जिनके ऊपर वो सोना लाद के ले गया, तब भी मतलब सोना बच गया था, मतलब इतना धन था सोमनाथ मंदिर में। तो जब वो यहाँ से लूट के ले जा रहा था तो वो रास्ते में उसको जाट मिले, और जाटों ने मतलब उनसे बहुत सारा मतलब सोना वोना था वो छीन लिया था। फिर उसने मतलब बोला कि चलो मैं रुको, अभी मैं लौट के आऊँगा, इसको तो मैं रख के आता हूँ सोना वोना को। तो फिर वो मतलब 1027 में लौटा, और लौटने के बाद उसने फिर जाटों को भी धोया, मतलब जाटों को भी उसने पराजित किया। फिर उसके बाद 1030 में जाके उनकी मतलब मृत्यु हो गई थी। तो ये जो समय काल रहा वो किसका रहा? गजनबी का मतलब काल रहा। और 1030 में जब उसकी मतलब मृत्यु हो गई तो फिर यहाँ पे तो उसका मतलब मामला रहा नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पे साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। लेकिन वहाँ जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ गजनी की या अफगानिस्तान की, वहाँ पे तो एक नया राजवंश मतलब जो उभरा, और उस राजवंश को बोलते हैं संसवानी राजवंश के नाम से मतलब जानते हैं, और उसका एक शासक है, उसी का नाम है शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो जो मोहम्मद गौरी है, तो मोहम्मद गौरी का जो मामला रहा, मोहम्मद गौरी का वो एक महत्वाकांक्षी मामला है इसका भी। इसने भी बोला कि चलो मैं भी इंडिया पे अटैक करूंगा। तो जब ये इंडिया पे अटैक करने का मतलब मामला हुआ तो इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया मुल्तान पे, और ये आक्रमण था इनका 1175 में। ये सफलतापूर्वक उस आक्रमण को मतलब करते हैं और जीत भी जाता है। ये आक्रमण उसका सफल रहा, लेकिन उसके बाद फिर उसने आक्रमण किया गुजरात पे। ये 1178 का आक्रमण था, और 1178 में भीम प्रथम नहीं है, यहाँ पे अब कौन है? भीम द्वितीय है। और यहाँ पे मतलब उसको डिफीट हो गया वो, और उसको सामना करना पड़ा हार का। लेकिन वो माना नहीं, जिद्दी आदमी है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो कई एक युद्ध हारा था, लेकिन उसका मामला ये रहता था कि मुझे मतलब हार से ऐसा कंडीशन नहीं, हार से वो सीख लेने वाला मामला है, और मतलब लड़ते रहना है, मतलब जीत हासिल हो ही जाएगी। और वो चीज़ें हुई भी उसके साथ। फिर उसके बाद उसने मतलब और भी युद्ध हुए थे उसके, और भी आक्रमण हुए उनमें से, लेकिन उसके जो सबसे चर्चित आक्रमण है वो है उसका तराइन का युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में उसने मतलब डिफीट खाई, किसके हाथों? पृथ्वीराज चौहान के हाथों। तराइन का पहला युद्ध था हरियाणा में, तराइन एक जगह पड़ती है, वहाँ ये युद्ध हुआ, वहाँ पे ये पराजित हो जाता है। लेकिन एक साल बाद वो फिर से मतलब तैयार होकर आ जाता है, और 1192 में वो पृथ्वीराज चौहान को पटक नहीं देता है, और यहाँ पे वो सत्ता स्थापित कर देता है। उसके दो बहादुर सैनिक हुआ करते थे, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसके गुलाम भी थे, दास। तुम लोग गुलाम और दास सुन के मतलब ऐसा सोचते होगे कि मतलब ऐसे ही नौकर होकर मतलब फिरते होंगे, मतलब ऐसे, अरे वो नहीं, दास उसके लिए एक तरीके से शिष्य। दास मतलब शिष्य। तो उसके जो मतलब जो सबसे क्लोज जो शिष्य हुआ करते थे, या सबसे मतलब एक तरीके से वफादार नौकर, या फिर उनको ये बोल सकते हो कि सेना को जो संचालित करने वाले जो लोग हैं, एक था बख्तियार खिलजी और दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मतलब 1192 में वो मतलब जीता, तो वो फिर यहाँ से 1192 में मतलब फिर चला गया वो तो जीतने के बाद उसको, क्योंकि साम्राज्य स्थापित मतलब ऐसी कंडीशन नहीं थी, क्योंकि वो लोग जो अरब से आ रहे थे। अच्छा, ये अरबी नहीं है, ये गजनी है, ये भी अरबी नहीं है, और ये है, ये भी अरबी नहीं है। अरबी मोहम्मद बिन कासिम है ना। ये कौन है? ये तुर्की है, ये तुर्की है। कौन है ये? तुर्की। तुर्की से मतलब तुर्की लोग हैं ना। कोई पूछ ले करके पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, तो ये तुर्की आक्रमणकारी है ना, गजनी, महमूद गजनबी है ना। चलो, तो जब इन्होंने, इनका ये नहीं रहता था कि इंडिया में रहना है, इनके लिए इंडिया इतना ज्यादा फेवरेबल मामला था भी नहीं। यहाँ से लूटपाट करके वापस चले जाते थे, लेकिन अपने गुलामों को छोड़ जाते थे, अपने दासों को छोड़ जाते थे। तो फिर 1192 में ये युद्ध जीतने के बाद मतलब गौरी तो चला गया, ये लोग मतलब यहाँ पे रह गए। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बख्तियार खिलजी ने मतलब बंगाल अंगाल की साइड मतलब अपना रुख मोड़ लिया। और तुमने फिर सुना भी होगा कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला व्यक्ति कौन है? आग लगा दी, मतलब खत्म कर दिया, और वहाँ के जो वंशज थे उनको मतलब फिनिश कर दिया। वो कौन है? बख्तियार खिलजी है। तुम लोग पढ़ चुके हो, सारी की सारी चीजें मतलब क्लियर होंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें दिक्कत आती नहीं होगी अब चीजों को समझने में, बिल्कुल भी, है ना। पाल वंश के शासक हुआ करते थे, वो याद आ रहा है कुछ? वो लक्ष्मण सेन, सेन वंश का शासक था, वो भाग ही गया था बिना लड़े। वो बख्तियार खिलजी तो था, उससे मतलब भागा था वो, है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो फिनिश करने वाला जो मतलब मामला रहा, वो कौन था? बख्तियार खिलजी था। अब उसके बाद की जो मतलब कहानी है, वो कहानी ये है कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं, या मतलब ऐसा बोला जाता है कि गौरी है, गौरी की मृत्यु उसी के हाथों हो गई थी, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन ऐसा मतलब बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के हाथों मतलब मृत्यु हो गई थी, तो फिर मतलब मोहम्मद गौरी जिंदा कहाँ से था? मोहम्मद गौरी 1206 में फिर से आया था, और उसका जो युद्ध हुआ था वो मतलब सिंध के जनजातियों के साथ हुआ था। खोखर करके मतलब जनजाति हुआ करती थी, उनसे मतलब इनका युद्ध हुआ था। और फिर
उन्हीं के हाथों मतलब इनकी मतलब मृत्यु क्या एक तरीके से बोला जाता है कि बीमारी मार मतलब कुछ हो गया था ऐसे करके मतलब मामला हुआ उसका, जो भी है मतलब फिनिश कब हुआ, ये 1206 में हुआ। ठीक है, मतलब उन्होंने ही मार दिया था, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब उन्होंने ही अटैक किया चारों साइड से एकदम से, मतलब जो भी है। तो ये कंडीशन रही 1206 में। तो फिर अब 1206 में उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर 1206 के बाद की जो स्थिति है वो यहाँ पे क्या हुई, तो फिर यहाँ पे गुलाम वंश की नींव डल गई, मतलब सल्तनत काल की शुरुआत होगी। और मध्यकाल की असली जो शुरुआत है वो वहीं से मानी जाती है, सल्तनत काल की शुरुआत से। क्योंकि हम आज सल्तनत काल नहीं पढ़ रहे हैं, हम राजपूत काल पढ़ रहे हैं, तो इतने समय तक मैं राजपूत काल की भूमिका बना रहा था, और राजपूत काल की भूमिका बन गई हो तो हम राजपूत काल शुरू कर सकते हैं। चलो तो भाई देख लो राजपूत काल। मार्कर नहीं दिख रहा यार, चलो ऐसे ही देख लो, अब तुम्हें ऐसे डंडे से देखनी पड़ेगी। ये राजपूत काल, राजपूत काल में सबसे पहला जो वंश दिखाई पड़ रहा है वो गुर्जर प्रत्यार वंश है। गुर्जर प्रत्यार वंश, इस वंश का जो मतलब क्षेत्र हुआ करता था गुर्जर प्रत्याश, गुर्जर गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में इनका शासन चलता था, गुर्जर प्रत्यार। और संस्थापक इसका नागभट्ट प्रथम था, सबसे शक्तिशाली शासक मेहर भोज हुआ करता था इनका, और इसने राजधानी बनाया था कन्नौज को। इसी वंश के एक शासक थे महेंद्रपाल प्रथम, और इनके दरबार में राजशेखर नामक एक प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे। इन्होंने काव्य मीमांसा की मतलब रचना की थी, किसकी, काव्य मीमांसा की रचना की थी। और इस वंश के जो अंतिम शासक हैं वो यशपाल हैं। कौन है, यशपाल हैं। और यहां तक ये चीजें मतलब गुर्जर प्रत्यार वंश का जो मामला है वो समझो, ठीक है। और यहीं पे ये नोट करके लिखा हुआ है, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी 11वीं सदी के मध्य में। तो जो अनंगपाल है वो तोमर वंश का शासक है, लेकिन ये जो दिल्ली की जो स्थापना की हुई, इस वंश का जो शासक जो अनंगपाल दिख रहा है ना, जिसने दिल्ली की स्थापना की, इसका कोई बच्चा नहीं था। इसकी लड़की की जो शादी हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी के लिए हुई थी, तो मतलब पृथ्वीराज चौहान का नाना लगता है। तो पृथ्वीराज चौहान को विरासत में मिल गई दिल्ली, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को विरासत में दिल्ली मिल गई। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई चौहान वंश कहाँ है। चौहान वंश ये रहा, चौहान वंश या चाहमान वंश। इस वंश के जो संस्थापक हैं वो तो वासुदेव हैं, राजधानी इनकी अहिछत्र थी। ये राजस्थान वाले एरिया में मतलब अजमेर वाले एरिया में शासन चलता था इनका। लेकिन इनको क्योंकि इनको दिल्ली भी मतलब मिल गई थी, तो अब दिल्ली वाला एरिया भी और राजस्थान का जो ये वाला एरिया अजमेर वाला एरिया, इसमें दिल्ली और अजमेर का जो शासन है वो किसके हाथों में था, चौहानों के हाथों में था। यहाँ पे देखो अजमेर नगर की स्थापना जो करवाई थी वो राजा अजय सिंह ने करवाई थी, और उसे अपनी राजधानी भी मतलब बनाया था। तो अजय सिंह कौन से वंश का शासक है, चौहान वंश का शासक है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे इस वंश का मतलब चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक दिखाई पड़ रहा है वो विग्रहराज चतुर्थ है। इन्होंने एक संस्कृत का नाटक लिखा था। इस संस्कृत के नाटक का नाम है हरिकेली। कौन सा, हरिकेली। और इनके राज कवि हुआ करते थे सोमदेव। और विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में ही एक स्कूल बनाया था, संस्कृत विद्यालय मतलब बनाया था, जिसे बाद में जाके कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में तब्दील कर दिया, और उसका नाम रखा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। क्या रखा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा रखा। भाई चीजों को मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के, क्योंकि जब हम कल कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ रहे होंगे और उसमें लिखा होगा कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किसने बनाया, तो तुम्हें साथ में याद आना चाहिए कि ये संस्कृत विद्यालय हुआ करता था कभी, ठीक है। इधर देखो इस वंश का जो अंतिम शासक है वो पृथ्वीराज थर्ड है, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी डायरेक्टली मतलब जान रहे होते हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की। और ये वही पृथ्वीराज रासो है जिसके तहत ये पता चला कि मतलब राजपूतों की उत्पत्ति का मामला ये है। और इसी में मतलब लिखा हुआ है कि चंद्रबरदाई ने बोला है पृथ्वीराज रासो में कि पृथ्वीराज चौहान ने किसकी हत्या कर दी थी, गौरी की हत्या कर दी थी। ये इसी किताब का मतलब मामला है। लेकिन इस किताब के मतलब सत्य होने पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगते हैं। लोग बोलते हैं कि अगर मतलब उसकी मतलब मृत्यु हो गई थी तो भाई लिखने वाला कौन बचा था। और दूसरी बात ये है कि मतलब अगर उसकी मृत्यु 1192 ही हो गई थी तो फिर वो 1206 में कौन था मतलब जिसने युद्ध किया। और अगर उसकी मृत्यु मतलब इस समय पे हो गई, चंद्रबरदाई की भी मतलब मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जैसा बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान को उसने मार दिया और उसने पृथ्वीराज चौहान ने उसको मतलब मार दिया था, है ना। तो फिर चंद्रबरदाई के बाद ऐसा क्या मतलब मामला हुआ कि इस किताब के अंतर्गत इस किताब में मतलब तैमूर लंग के बारे में मतलब जानकारी मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि ये किताब हो सकता है कि सच हो, ये किताब हो सकता है कि सही लिखी हो, बहुत बड़ी मतलब रचना है ये, लेकिन उस किताब के साथ छेड़छाड़ तो हुई है। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, मतलब किताब के साथ छेड़छाड़ तो हुई है, और साहित्यिक स्रोतों में मतलब ये कमी रहती है कि उनके साथ छेड़छाड़ का मामला हो जाता है। चलो ठीक है, ये चीजें मतलब हैं।
और ये मैंने बता ही दिया तुम्हें, तराइन का पहला युद्ध है ये 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को किया। लेकिन 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और हमेशा के लिए यहाँ से जो हिंदू शासक हुआ करते थे उनको फिनिश किया और इस्लाम की मतलब यहाँ पे स्थापना हो जाती है। ये मतलब मामला रहा है इनका। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो एक अगला वंश दिखाई पड़ रहा है, इसको गहड़वाल वंश, राठौर वंश के नाम से मतलब जानते हैं। और ये जो वंश है, इस वंश का जो शासन चलता था वो काशी और कन्नौज वाले एरिया में मतलब शासन चलता था इनका। इस वंश के जो संस्थापक हैं वो चंद्रदेव है, राजधानी इन्होंने अपनी वाराणसी को मतलब बनाया था। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो गोविंद चंद्र था। इसके मंत्री थे लक्ष्मीधर। इन्होंने एक रचना लिखी है कृत्यकल्पतरु। कौन सा? कृत्यकल्पतरु। ये पेपर में आएगा तो आप लोग बता देना आसानी से। इस वंश के जो अंतिम शासक वो हैं जयचंद। और जयचंद के बारे में बोला जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया, अन्यथा 1192 में पृथ्वीराज चौहान नहीं हारते गौरी के हाथों। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? जयचंद मतलब सहयोगी हुआ करता था चंदेलों का, और चंदेल दुश्मन हुआ करते थे चौहानों के। तो यहाँ कंडीशन क्या थी? ये देखो, इसका ये दुश्मन है, और ये दुश्मन का दुश्मन है, दोस्त का दुश्मन है। तो दोस्त कौन है इसका? यहाँ पे देख रहे हो, जयचंद का दोस्त है चंदेलों के दुश्मन ये है। तो दोस्त का दुश्मन होता है। तो एक तो ये भी मतलब मामला था कि वो सहायता उसकी नहीं कर रहा था। और दूसरी एक और स्थिति मतलब बताते हैं कि जयचंद की मतलब लड़की है संयोगिता, उसका स्वयंवर हो रहा था, और स्वयंवर में मतलब बुलावा नहीं गया था। किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान के लिए। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को इस वजह से नहीं बुलाया क्योंकि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और उसकी उम्र ज्यादा थी, इस वजह से वो नहीं चाहता था कि मतलब कि उसकी लड़की की शादी मतलब पृथ्वीराज चौहान के साथ हो। कुछ इतिहासकारों ने मतलब बोला है कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ इस वजह से नहीं बुलाया था क्योंकि वो उसका दुश्मन था। और दूसरी जो कंडीशन है वो मतलब बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से वो प्रेम करती थी संयोगिता, और संयोगिता ने खुद चिट्ठी लिख के मतलब पृथ्वीराज चौहान को मतलब बुलावा दिया था। और उसको ये था कि अगर वो मतलब बुलाता उसको तो वो जीत के भी ले जाता वहां से। और संयोगिता के पिताजी चाहते नहीं थे, लेकिन संयोगिता चाहती थी कि मेरी शादी पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो कहानी कुछ भी हो सकती है, इनमें से क्या सत्य है कुछ नहीं पता। लास्ट जो मूवमेंट हुआ वो मूवमेंट ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठा के ले गया, अपहरण कर ले गया। और इसी वजह से मतलब जो जयचंद है, जयचंद के मतलब माइंड में भरा पड़ा था कि मैं किसी भी हालत में इसका साथ नहीं दूंगा। और बोला जाता है कि जो मतलब गौरी है, गौरी को जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की कुछ कमजोरियां मतलब बताई थी, इस वजह से उसको कायर बोला जाता है, उस वजह से उसको विश्वासघाती बोला जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हुआ था, ये तो मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सब कहानियां हैं, तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। पेपर में प्रश्न मतलब ऐसे तो नहीं आता है कि कहानी क्या हुई थी, पेपर में प्रश्न सीधा सा आएगा भाई कि भाई संयोगिता किसकी पुत्री थी, किसका युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, ये चीजें मतलब आएंगी पेपर में। ठीक, अब देखो दूसरी कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, चंद्रावर का युद्ध हुआ 1194 में, और ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हो रहा है। देखो अगर ऐसी स्थिति होती कि मतलब गौरी अगर उसकी हेल्प करता है ये सब चीज, तो फिर ये दोस्त बन गए होते, ऐसी चीजें मतलब, हालांकि ऐसी चीजें मतलब नहीं होंगी, बस इतना सा मान लो कि उसने उसकी हेल्प नहीं की होगी, बस यही है ना। तो फिर गौरी ने इसके ऊपर भी अटैक किया 1194 में। 1192 में यहाँ पे तुमने देखा था किसको हराया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया, लेकिन यहाँ पे 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी तो हरा के मार दिया। समझ में आ रहा है कौन सा युद्ध है? चंद्रावर का मतलब युद्ध है। इसमें मतलब गौरी ने किसको पराजित कर दिया था? जयचंद को पराजित कर दिया। अब इस स्थिति में तुम देखो कि दिल्ली का शासन है वो मतलब चला गया हिंदुओं के हाथ से, यहाँ ये तुम्हें काशी वाराणसी वाला ये मतलब चला ही गया, ये तो पहले ही जा चुके थे, ये तो छोटे मोटे मतलब राजवंश थे। तो पूरा का पूरा मतलब जो एरिया है वो किसके कब्जा में आ गया था? इस्लामिक लोगों के। और जब गौरी की मृत्यु हो गई तो यहाँ पे बचे हुए लोग कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके और जो मतलब साथ वाले लोग थे वो, है ना। तो उन्होंने फिर भारत में मतलब शासन सत्ता स्थापित की। तो जिसे मतलब कल किसके नाम से पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत के नाम से मतलब पढ़ेंगे। और एक एरा होता है हर किसी का। प्राचीन काल में हमने देखा कि मतलब हिंदुओं का मतलब मामला चलता रहा, फिर बीच में मतलब बौद्ध जैन की कंडीशन मतलब बनी, फिर हमने दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा, स्वर्णिम इतिहास मतलब पढ़ा दक्षिण भारत का। अभी फिर जो बीच में मतलब जो पूरा काल चलेगा मध्यकाल, वो किसका है? इस्लाम का काल है। किसका काल है? इस्लाम का काल है। और इस्लाम को मतलब फिनिश करके यहाँ पे किसकी सत्ता स्थापित हो जाएगी? वो होगी ईसाइयों की। किसकी? ईसाइयों की। और ईसाइयों में भी मूलतः किसकी? अंग्रेजों की। ठीक है, तो ईसाइयों में चाहे मतलब फ्रेंच हो, वो भी तो ईसाई है ना।
और चाहे स्पेनिश हों, पुर्तगीज हों, चाहे फिर वो मतलब डेनमार्क से आए होने वाले लोग हों, चाहे फिर मतलब इंग्लैंड से आने वाले अंग्रेज हों, वो सब ईसाई हैं, है ना। तो यहाँ पे किसकी सत्ता स्थापित होगी? अंग्रेजों की होगी, जो कि 1947 तक चलेगी। 1947 के बाद देश आज़ाद हो गया। फिर हम आज़ाद भारत का इतिहास भी पढ़ लेंगे, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है उसमें, ठीक है। चलो, तो ये हमने मतलब आज प्रत्यार वंश पढ़ा, राठौर वंश पढ़ा, चौहान पढ़ लिया, और उसके बाद परमार वंश देखते हैं। परमार वंश है ना, इस वंश के संस्थापक हैं उपेंद्र राज। इनकी राजधानी थी धार। मतलब ये वाला एरिया कौन सा है? ये मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश का एरिया है। यहाँ इनका शासन चलता था और राजधानी धार बनाया इन्होंने। और जो राजधानी धार को तो बनाया इन्होंने, जिस एक नगर की स्थापना की जो आज मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है, जिसे भोजपाल नगर है। ये है क्या? भोजपाल। और भोजपाल जो नगर है उसको मतलब रूपांतरण हो के वो क्या हो गया? भोपाल हो गया डायरेक्ट। क्या हो गया? भोपाल। और इसे बहुत सुंदर नगर मतलब बनाया था उसने, झीलों का मतलब झीलों की नगरी भी मतलब बोला गया है इसको, है ना। चलो, और राजा भोज है वो बहुत प्रसिद्ध विद्वान मतलब हुआ करता था, और जो विद्वान है वो विद्वानों का मतलब संरक्षण भी करेगा, विद्वानों का मतलब सम्मान भी करेगा। तो इन्होंने सरस्वती मंदिर बनवाया था धार में, और इनकी मृत्यु पे बोला गया कि आज विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। मतलब ये विद्या का जो विद्या है उसको भी आश्रय देते थे, और जो विद्वान है उनको भी आश्रय देते थे, ठीक है। और ये जो कहावत चलती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो यही मतलब भोज हैं जिनसे संबंधित एक कहावत है, ठीक है। चले, अब चंदेल वंश। चंदेल वंश है, इस वंश का जो मतलब विस्तार है ये बुंदेलखंड वाला रीजन है। बुंदेलखंड को उस समय पे जैजाक भुक्ति के नाम से मतलब जाना जाता था। ये तुम्हारा अगर चक्कर लगे घूमने उमने का, भाई कभी मौका मिले तो भाई जरूर जाना खजुराहो में। तो खजुराहो का जो मतलब मामला है वो इन्हीं राजवंश से संबंधित मतलब रहा हुआ है। तो देख लो इसको, कहाँ पे एरिया? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मतलब जो एरिया है ये मतलब महोबे वाला, झांसी वाला एरिया है ना। मध्य प्रदेश का छतरपुर, क्या बोलते हैं, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये वाला एरिया है। ये पूरा का पूरा मतलब एरिया हुआ करता था, इनकी राजवंश में आता था ये, ठीक है। तो इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? नन्नुक। संस्थापक कौन था? नन्नुक इस वंश का संस्थापक हुआ करता था। बाद में, पहले इनकी राजधानी कलिंजर हुआ करती थी, बाद में इसने खजुराहो को राजधानी बना लिया था। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है वो यशोवर्मन है। यहाँ पे एक मंदिर है, खजुराहो के मंदिरों में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, और इसका जो निर्माण है वो धंगदेव ने कराया। एमपी के कोई भी पेपर होते हैं इससे जरूर प्रश्न आ जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव ने करवाया था। और इस वंश का एक शासक है विद्याधर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब महमूद गजनवी की बात कर रहा था तो उस समय पे मतलब उसने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो यही व्यक्ति है जिसने उस आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक लिया था। तो विद्याधर इसी वंश का शासक है। और इस वंश के अंतिम शासक हैं, उनका नाम है परमर्दी देव या फिर परमाल। जो आल सुनने के शौकीन है वो जरूर इनका नाम जानते होंगे कि परमाल कौन थे। तो परमाल जो राजा हैं परमर्दी देव, इन्हीं के दरबार में रहते थे आला और उदल। तो आला और उदल मतलब वीर सैनिक या एक तरीके से मतलब परमर्दी देव की सेना के सेनापति हुआ करते थे। इनकी मृत्यु चौहान वंश के शासकों ने मतलब या पृथ्वीराज चौहान ने मतलब कर दी थी, एक युद्ध में मतलब हो गई थी। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं आला तो कभी मरा ही नहीं, आला तो मतलब अमर है। तो आपकी नज़र में मतलब अमर है तो अमर रहने दो भाई, उसको क्यों मार रहे हो, अमर ही रहने दो, ठीक है। उसका बेटा भी अमर है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो भी है, पर बस इतना सा मतलब पेपर में मामला रहेगा तो वो यही रहेगा कि मतलब आला उदल है वो किसके सैनिक या सेनापति हुआ करते थे। तो वो चंदेलों के सैनिक या सेनापति हुआ करते थे। कौन से राजा से संबंधित थे? परमर्दी देव या परमाल से संबंधित थे, इतना मामला है, ठीक है। अगर आगे देखो सोलंकी वंश, इसको गुजरात के चालुक्य भी बोला जाता है इन्हें, है ना। अग्निवंशी राजाओं में जो अग्निवंशी राजपूत थे वो 4 थे। सीसीपीपी कौन कौन है भाई? ये चोल, चालुक्य, प्रत्यार और परमार। चोल, चालुक्य सीसी और प्रत्यार, परमार, पीपी। उनमें से ये जो चालुक्य हैं वो एक इन्हीं में से हैं, अग्निवंशी राजपूत हैं वो, ठीक। इस वंश का जो संस्थापक है वो मूलराज प्रथम है। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया था महमूद गजनवी। उस समय पे इस वंश का जो शासक था भीम प्रथम था, उसको हरा दिया था और आसानी से उसने मतलब सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले मतलब बताया हुआ है कि वो यहाँ से इतना धन लेके गया, उसके बावजूद भी वो यहाँ का सारा धन नहीं ले जा पाया। 70 ऊंट पे मतलब लाद के सोना लेके गया था, तब भी वो सोना यहाँ से नहीं जा पाया। इतना मतलब सोना था इस मंदिर में। तो सोच लो कि इनकी मतलब समृद्धि का मामला क्या रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ का जो कुछ और प्रश्न आते हैं वो ये, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है वो जयसिंह सिद्धराज है। इसके दरबार में एक हेमचंद नाम का मतलब प्रसिद्ध विद्वान रहता था। मोढेरा के जो सूर्य मंदिर हैं इनका निर्माण मतलब इसी वंश के शासकों ने करवाया, गुजरात में है।
सूर्य मंदिरों के बारे में जब मतलब जिक्र होता है तो वो 3 सूर्य मंदिर हैं जिनके बारे में मतलब जिक्र होता है। मेनली तो 2 ही हैं, मतलब तीसरा मैं बोल रहा हूँ तो मैं मतलब क्योंकि तुम्हारा क्लोज है इस वजह से तुम्हें अच्छा लगेगा वो। एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किस वंश के वो शासक थे और कहाँ पे है कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। और दूसरा सूर्य मंदिर है वो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, जो कि मतलब ये तुम्हें दिख ही गया, सोलंकी वंश के शासकों ने करवाया और गुजरात में है। तीसरा जो सूर्य मंदिर है वो ग्वालियर में है, अगर कभी मतलब घूमने का मौका मिले तो मतलब चले जाना सूर्य मंदिर, ठीक। इधर देखो, इस वंश के जो अंतिम शासक है वो भीम सेकंड है, और भीम सेकंड के समय पे फिर से अटैक किया, लेकिन अब यहां पे भी शासक बदल चुका है और जो अटैक करने वाला व्यक्ति है वो भी बदल चुका है। पहले अटैक करने वाला व्यक्ति था महमूद गजनबी, और अब अटैक करने वाला 1178 में जो अटैक करने वाला व्यक्ति है ये है गौरी। कौन है? गौरी। तो गौरी ने यहाँ अटैक किया था 1178 में, लेकिन गौरी यहाँ जीत नहीं पाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो व्यक्ति एक युद्ध जीतता है वो सारे के सारे युद्ध जीते, मतलब उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। हारना भी तो योद्धा है, उसमें हारना भी मतलब लगा रहेगा और जीतना भी लगा रहेगा, उसमें कौन सा मतलब मामला है, ठीक। आगे देखो, इस वंश के जो अंतिम हिंदू, या ये बोलो कि मतलब मैं तुमसे ये बोलूं कि इस वंश का जो अंतिम शासक है ये तो भीम सेकंड है, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं की मतलब हिंदू जो शासक हैं उनकी समाप्ति यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं हुई थी। जो इस वंश का जो एक सामंत हुआ करता था इस भीम सेकंड का, लवण प्रसाद, इसने बघेल वंश की स्थापना कर दी थी यहाँ पे। और तुमने नाम सुना होगा कर्ण बघेला, उस पर गाने आने भी मतलब आजकल मतलब जो गडरिया जाति के जो लोग हैं या जो बघेल जाति के लोग हैं वो मतलब बना रहे हैं मतलब, तो वो जो कर्ण बघेला है वो भाई यही है। और कर्ण बघेला मतलब मैं क्या बोलूं, ठीक है, जाने दो अभी जातिगत चीजें क्या ही, पर मतलब बस मैं इतना सा बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे कभी कोई मतलब मोहम्मद क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मतलब जातिगत मामला है, या फिर मतलब अशोक के लिए जातिगत मामला, या फिर मतलब मेहर भोज के लिए मतलब जो जातिगत लड़ाई है, यार मत इनके लिए मतलब जातिगत लड़ाई करो, ये हम सबके हैं और ये भारतीय हैं, इसमें मतलब तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए। तुम भाईचारा अपना क्यों खत्म करते हो, आपस में क्यों लड़ते रहते हो, तुम्हें मतलब फिर दूसरी बात फिर ठीक ठाक से जानकारी भी नहीं है, फिर आप मतलब लड़ते भी रहते हो, और उन लड़ाइयों में कई बार ऐसी जनहानि भी हो जाती है कि जिनकी भरपाई कभी लाइफ में ना हो पाए। तो ठीक है यार, मतलब प्राउड फील करो, लेकिन मतलब भारतीय होने पे प्राउड फील करो तो मतलब ज़्यादा बढ़िया है। बाकी ठीक है, आपका अपना पर्सनल मतलब परसेप्शन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। तो ये अंतिम हिंदू शासक हैं बघेल वंश के जो व्यक्ति हैं, उनका नाम मतलब क्या है, कर्ण सेकंड, और इनको पराजित कर दिया था फिर किसने, याद आ रहा होगा तुम्हें, अलाउद्दीन खिलजी वाला मामला है, और यहाँ से मतलब ये समाप्त हो जाता है, अंतिम हिंदू शासक होता है, ठीक है। फिर अगला जो वंश है वो कलचुरी वंश है। कलचुरी वंश के संस्थापक पोक्कल थे, राजधानी त्रिपुरा, मतलब ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट का मतलब मामला है, ठीक है। शक्तिशाली शासक गांगेयदेव, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, महान शासक कर्णदेव हुए, त्रिकलंगाधिपति की उपाधि धारण की इन्होंने, कर्णदेव हैं ये भी। इसी वंश का मतलब कुछ पता नहीं, ये माइथोलॉजी है कि इसी वंश के शासक हुआ करते थे सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिनका वध परशुराम ने किया था, और परशुराम की जो मतलब माता श्री थी उनके साथ इन्होंने मतलब बलात्कार किया था। फिर परशुराम ने अपनी माता की भी हत्या कर दी थी और इनकी भी मतलब हत्या की। फिर बाद में बोला गया कि मतलब उन्होंने 21 बार मतलब धरती क्षत्रियों से विहीन कर दी, तो फिर 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी, तो मतलब जो भी है पर मतलब कर दी, ठीक है। सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश मतलब इस वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है इस वंश के जो संस्थापक हैं वो हमीद हैं। इन्होंने राजधानी मतलब बनाया था चित्तौड़ को, और ये सूर्यवंशी शासक हैं। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ये बहुत पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। कहाँ पे विजय स्तंभ, तो ये चित्तौड़ में है, ठीक है। इस वंश के ही शासक है महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप, ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर वर्सेस महाराणा। और ये महाराणा प्रताप के जो स्वाभिमान की जो गाथा है वो मतलब सिर्फ और सिर्फ काय की वजह से चलती है कि महाराणा प्रताप मतलब अपने साम्राज्य के लिए मतलब लास्ट तक लड़ते रहे। और लास्ट युद्ध है वो कौन, ये राणा सांगा का युद्ध है, कतौली का युद्ध। अभी क्या है मतलब हेमंत सर आ गए हैं, तो हेमंत सर क्या मतलब पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, तो अभी मैं समाप्त करता हूँ इसको, यहाँ तक मतलब रुक जाओ, ठीक है। और राजपूत राजवंश मतलब समाप्त हो गया है। जय हिंद, हर हर महादेव।